भारत का सूबे आसाम दुनिया का दूसरा म्यांमार बन चुका है। जिस तरह म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों को वहां से निकाला गया, उनकी शहरियत छीन ली गई, उन्हें मुल्क बदर होने पर मजबूर किया गया और इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ देशों में रोहिंग्या के मुसलमान दर बदर की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, रेफ्यूजी के तौर पर रह रहे हैं। बांग्लादेश में 2 मिलियन से ज़्यादा रोहिंग्या की आबादी पाई जाती है। इंडिया में भी कुछ रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं, दूसरे देशों में भी वो रेफ्यूजी के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कभी खबर आती है रोहिंग्या मुसलमानों की पूरी कश्ती समंदर में डूब गई है, कभी उनका कत्लेआम होता है और अब इसी तरह का तशद्दुद, इसी तरह का रवैया आसाम के मुसलमानों के साथ अपनाया जा रहा है। आसाम में मुसलमानों की आबादी 34-35% है और उनमें ज़्यादातर मुसलमानों को असम की हेमंता बिस्वा शर्मा सरकार की तरफ से, बीजेपी हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि यहाँ के जो मुसलमान हैं वो बांग्लादेशी हैं, वो घुसपैठिए हैं, यहाँ के ओरिजिनल शहरी नहीं है। और ये इल्ज़ाम लगाकर सबूत पेश के बगैर, प्रूफ पेश के बगैर, हाई कोर्ट से, अदालत से कोई फैसला आए बगैर उनके घरों को बुलडोज किया जा रहा है, उनसे उनका इलाका छीना जा रहा है, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जा रहा है, उन्हें स्कूल जाने से रोका जा रहा है, उनके स्कूल, कॉलेजेस और मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है और उन्हें दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया जा रहा है। और ये जो मामला है बढ़ता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि देखा जाए तो असम के मुसलमानों को बांग्लादेशी करार देने का मामला आज का नहीं, बहुत पुराना है, लेकिन अदालत से अब साबित हो चुका है, प्रूफ हो चुका है कि इन पर बांग्लादेशी होने का जो इल्ज़ाम लगाया गया वो सरासर गलत है, झूठ साबित हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि सारे के सारे आसामी हैं, इंडियंस है, इनको बांग्लादेशी नहीं कहा जाएगा। इसके बावजूद लगातार इसी इल्ज़ाम में उनको टॉर्चर किया जा रहा है। पिछले 2 सालों में तकरीबन 32,000 अफराद ऐसे हैं जिनके घरों को बांग्लादेशी होने के इल्ज़ाम में हेमंता बिस्वा सरकार ने तोड़ दिया है, डोमिलिश कर दिया है और पिछले 2 महीना में तो बिल्कुल तेज़ी के साथ कार्रवाई हो रही है। इसी तरह इस वक्त असम के जो ग्वालपारा का इलाका है, जो नीलबारी ज़िला है, धुबरी का इलाका है, वहाँ कहीं भी पुलिस जाती है, किसी भी मुसलमान को गिरफ्तार करती है और कहती है तुम बांग्लादेशी हो, तुम इंडियंस नहीं हो। उन्हें डिटेंशन सेंटर में ले जाया जाता है, कभी उनके घरों को तोड़ दिया जाता है और वो लोग बग़ैर घर के टेंटों में, खेमों में रहने पर मजबूर है। ये सूरत हाल है, ये सिचुएशन है। उम्मीद.com ने एक रिपोर्ट शाये की जिसमें 2023 से अब तक 8,000 फैमिलीज़, ख़ानदान के घरों को डेमोलिश कर दिया हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने और ये जो टोटल अफराद हैं वो 32,000 हो जाते हैं। इसी तरह अलग अलग डेटा सामने आया है जहां लगातार इनके घरों को डिमोलिश किया जा रहा है। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसी वायरल हुई जिसमें देखा गया कि कुछ मुसलमान किसी स्कूल में हैं, कहीं पर दुकान चला रहे हैं, कहीं पर कुछ काम कर रहे हैं, अचानक वहाँ पर पुलिस पहुँचती है या कोई और टीम पहुंच जाती है और इनसे कहा जाता है कि तुम लोग इस इलाका से निकल जाओ, इसको खाली करो, तुम बांग्लादेशी हो, तुम इंडियंस नहीं हो। और ये अपना आधार कार्ड दिखाते हैं, वोटर आईडी कार्ड दिखाते हैं। इसके बावजूद इनको वहाँ का शहरी तस्लीम नहीं किया जाता, कहा जाता है तुम बांग्लादेशी हो। आखिर मामला क्या है, कब से ये मामला शुरू हुआ उसको भी समझिए। 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान की तकसीम हुई तो पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान आज बांग्लादेश कहलाता है और पाकिस्तान से अलग होकर 1971 में वो मुस्तकिल मुल्क बांग्लादेश बना। जब 1971 में बांग्लादेश बन गया तो असम के अपर क्लास के रहने वाले लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि बांग्लादेश के लोग यहाँ आ गए हैं, जबकि ऐसा कोई प्रूफ नहीं, कोई सच्चाई नहीं। और उसके बाद असम की 1-2 तंजीमों ने कहा कि बांग्लादेशी मुसलमानों को यहाँ से बाहर निकालो, वो हमारे इलाके में आ गए हैं, यहाँ रह रहे हैं। उसके बाद मामला चलता रहा, फिर NRC का मामला सामने आया और 1985 में असम एक्ट पर साइन हुआ। सेंटर में राजीव गांधी की सरकार थी और असम एक्ट पर भी अमल नहीं हो रहा था, NRC की फाइनल लिस्ट नहीं बनाई जा रही थी। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में NRC यानी फाइनल रजिस्टर तैयार किया जाएगा। उसके बाद अमल शुरू हो गया
सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता दी कि फ़लाँ फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स है जिसको वैलिड माना जाएगा, मुतबर माना जाएगा, और ये डॉक्यूमेंट्स जिनके पास होगा उन्हीं को असम का इंडिया का शहरी माना जाएगा। जिनके पास इस तरह के डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे उनका नाम एनआरसी की फ़ाइनल लिस्ट में नहीं आएगा और फिर उन सबको बाहर निकाल दिया जाएगा, वो इंडिया के शहरी नहीं माने जाएंगे। चुनांचे ये अमल चलता रहा, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दी और जब फाइनल लिस्ट सामने आई तो सिर्फ 19 लाख लोगों का असम में नाम नहीं था एनआरसी की फाइनल लिस्ट में, बकिया तमाम लोगों का नाम था। और 19 लाख लोगों में भी तकरीबन 4-5 लाख मुसलमान, बकिया नन मुस्लिम्स, बंगाली या हिंदूस थे। जब ये फाइनल लिस्ट आ गई, मुसलमानों को राहत मिली, सुप्रीम कोर्ट से प्रूफ हो गया कि जिन असम के मुसलमानों को ज़बरदस्ती बांग्लादेशी बताया जा रहा था वो बांग्लादेशी नहीं, असम के ही मुसलमान हैं। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, सबूत दिखा दिए, तो बीजेपी की सरकार ने, वहाँ के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा ने फाइनल लिस्ट को ही मानने से इनकार कर दिया और कहा हम उसको नहीं मानते हैं, वो वैलिड नहीं है, और अपनी मर्जी से फैसला करना शुरू कर दिया कि ये बांग्लादेशी है, ये बंगाली है, ये आसामी नहीं है। और इन दिनों धुबरी, ग्वालपारा, नीलबारी और आसपास के जो इलाके हैं वहाँ अब दोबारा मुसलमानों के घरों को बुलडोज किया जा रहा है, उनको वहाँ से निकलने पर मजबूर किया जा रहा है। अब जो सच्चाई सामने आई है वो बेहद हैरान करने वाली है और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए अहम नहीं है बल्कि देश के हिंदुओं को, उन तमाम लोगों को जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उन्हें इस खबर को सुन लेना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। दरअसल असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा ने 3000 बीघा ज़मीन अडानी ग्रुप को दे दिया है। और जब ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा और हाई कोर्ट के जज तक के बात पहुंचती है, कहा जाता है कि हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने 3000 बीघा ज़मीन सीमेंट की कंपनी बनाने के लिए अडानी ग्रुप को दे दिया है, तो हाई कोर्ट के जज भी घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उनको यकीन नहीं होता कि आखिर 3000 बीघा ज़मीन किसी को दी जा सकती है, किसी प्राइवेट कंपनी को गवर्नमेंट सीधे ये ज़मीन दे सकती है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जज हैरान रह जाते हैं, वो कहते हैं कि ये जोक है, मजाक है, लेकिन ये सच्चाई है। अब पहले इस वीडियो को सुन लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि 3000 बीघा ज़मीन कितना बड़ा रकबा होता है, कितने लोग वहाँ आबाद हो सकते हैं। Item 7. What company? Mahabal Cement. Cement. Cement company. For opening You have a been cement. granted an area of land. Yes. A What lot is- of 3,000 bighas. 3,000 bighas. Yes, Your Lordship. The entire not NC district. Lordship, I don't know the extent of the entire. What is going on? No, Lordship. it's- 3,000 bighas allotted to a private company. Yes, Your Lordship, for establishing, there is a mine. We know, madam. We know about something about NC. It's barren land and it's, We know how barren is NC is. Lordship, 3,000 bighas. the What kind of council- decision is this? Lordship, I'll show you the, They will have a mine over there. Yes. For the limestone. Mr. Sharma, 3,000 bighas? Is this some kind of joke or what? no, Lordship, we need it. It's because of, Your need is not the issue, madam. Public interest is the issue. तो आपने सुना जज और वकील के दरमियान की इस गुफ्तगू को, जिससे जज की हैरानी का आपको अंदाज़ा लग गया होगा। और इतनी बड़ी डील हो रही है और सिर्फ एक जगह, यानी 3000 बीघा ज़मीन अडानी ग्रुप को सीमेंट की कंपनी के लिए असम सरकार ने दिया है। इसके अलावा असम के उसी इलाके में एक जगह पर 4000 बीघा ज़मीन भी हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार अडानी ग्रुप को दे रही है। और ये 4000 बीघा ज़मीन दी जा रही है 3000 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट के लिए। तो एक इलाके में 3000 बीघा ज़मीन दी जा रही है सीमेंट के प्लांट के लिए और दूसरे इलाके में 4000 बीघा ज़मीन दी जा रही है बिजली के प्लांट के लिए। पूरा का पूरा लोअर असम का इलाका है, वो इलाका है जहां मुसलमान रहते हैं। असम को 3 रीजन में आप तकसीम कर सकते हैं। एक अपर असम जो डिब्रूगढ़ का इलाका है, वहाँ मुसलमानों की आबादी सिर्फ 5% है। उसके बाद एक मिडिल असम है जिसमें असम की राजधानी गुवाहाटी और करीमगंज का एरिया आता है। उसके बाद असम का तीसरा इलाका कहलाता है लोअर असम, जिसमें बारपेटा आता है, जिसमें धुबरी आता है, जिसमें ग्वालपारा आता है, जिसमें नीलबेरी आता है। और ये वो इलाका है, ये वो एरिया है जहाँ असम की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा बहती है। ब्रह्मपुत्रा चीन से आती है, बांग्लादेश तक ये नदी जाती है। और इस नदी में जो पानी आता है, इस नदी की वजह से जो सैलाब आता है तो इलाका तबाह हो जाता है। लोअर असम में रहने वाले ज़्यादातर सैलाब का शिकार होते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स भी गायब हो जाते हैं,
پریشان حال رہتے ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ اسی علاقے میں رہنے پر مجبور ہے اور یہاں تقریباً 80% مسلمانوں کی آبادی پائی جاتی ہے۔ تو اس علاقے میں جو زمینیں ہیں، اس علاقے میں جہاں مسلمان رہتے ہیں، جہاں کھیتی کرتے ہیں، وہاں کی تقریباً 7000 بیگھہ زمین ہیمنتا بسوا شرما نے الگ الگ علاقوں میں خالی کرا لیا ہے اور اڈانی گروپ کو یہ زمینیں دی گئی ہے۔ اور 7000 بیگھہ کی جو زمین ہے، اگر آپ اندازہ لگائیں گے کہ اس میں کتنی آبادی رہ سکتی ہے، تو یقین مانیے 7000 بیگھہ زمین میں آسانی سے 2 ضلع بس سکتا ہے، 2 ضلع قائم ہو سکتا ہے۔ یا اسی طرح اگر آپ یہ سوچیں گے کہ کتنے لوگ یہاں رہ سکتے ہیں، کتنی پاپولیشن یہاں بس سکتی ہے، تو 15 لاکھ کی آبادی 7000 بیگھہ زمین میں رہ سکتی ہے۔ میں نے کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کی، جاننے کی کوشش کی کہ اتنے علاقے میں کتنے لوگ رہ سکتے ہیں، تو الگ الگ طریقہ آیا کہ اگر منظم انداز میں بسنا ہے، شہری انداز میں کہ پارکنگ کی جگہ ہو، بالکل فارم ہاؤس ہو، تو اتنی بڑی جگہ میں 2 لاکھ لوگ بس سکتے ہیں۔ اگر فلیٹ سسٹم ہے اور بڑے بڑے ٹاور بنائے جاتے ہیں، تب بھی 8 لاکھ لوگ رہ سکتے ہیں۔ اور اگر دیہاتوں میں رہنے کا طریقہ ہے، انڈیا کے کچھ علاقوں میں جہاں گھنی آبادی پائی جاتی ہے، تو اس طرح اگر لوگ رہیں گے تو پھر 7000 بیگھہ زمین میں کم از کم 15 لاکھ کی آبادی آ سکتی ہے۔ اور اتنا بڑا علاقہ، اتنا بڑا ایریا اور رقبہ ہیمنتا بسوا شرما کی سرکار نے اڈانی گروپ کو دے دیا ہے، اور یہاں پاور پلانٹ لگایا جا رہا ہے، سیمنٹ کی کمپنی لگائی جا رہی ہے، اور ہائی کورٹ کا جج حیران رہ گیا، اور یہ پورا کا پورا علاقہ مسلمانوں سے چھینا گیا۔ اور اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے، سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس مشکل گھڑی میں اپوزیشن پارٹی چپ چاپ ہے، کوئی بھی ان کے حق میں نہیں بول رہی ہے۔ کانگریس کی طرف سے اس کو مسئلہ ہی نہیں بنایا جا رہا ہے۔ اگر کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہے، کوئی ان کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، تو نام ہے مولانا بدرالدین اجمل کا۔ دھبری لوک سبھا کی جنتا نے مولانا بدرالدین اجمل کو 10 لاکھ ووٹوں سے ہرا دیا، ان کی پارٹی کو نظر انداز کر دیا۔ اور سچائی یہ ہے کہ جب بھی اس علاقہ میں سیلاب آتا ہے تو مولانا بدرالدین اجمل، ان کی آرگنائزیشن، خواہ وہ مرکز المعارف فوجائی اسم ہو یا اجمل فاؤنڈیشن ہو، ان کے ذریعے، ان کی پولیٹیکل پارٹی کے ذریعے ان کو ریلیف دیا جاتا ہے، ان کے لیے ٹینٹ کا انتظام کیا جاتا ہے، کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے، ان کو کیمپوں میں پہنچایا جاتا ہے۔ مولانا بدرالدین اجمل کے اسم میں تقریباً 60 سے زیادہ کالجز ہیں، 100 سے زیادہ اسکول ہیں، اور انہی علاقوں میں ان کے اسکول ہیں، کالجز ہیں، جہاں سرکار کا کالج نہیں ہے، جہاں سرکاری اسکول نہیں ہے، وہاں مولانا بدرالدین اجمل کا اسکول ہے، اور مولانا کے اسکول اور کالجز میں یہاں کی عوام کو تعلیم مل پاتی، اس وجہ سے وہاں ایجوکیشن کی شرح اب بہتر ہوئی ہے۔ مولانا بدرالدین اجمل کا تعلیم کا ایک اور پروگرام ہے جس کو اجمل سپر 40 کہا جاتا ہے، جہاں نیٹ کی اور JEE کی تیاری کرائی جاتی ہے اسم کے اسٹوڈنٹس کو، اور اس کی برانچز بھی، اس کے سینٹرز بھی پورے آسام میں اب پائے جاتے ہیں۔ جن علاقوں میں کسی نے ڈاکٹر ہوتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا تھا، جس گاؤں اور علاقے کے بچے نے کبھی نیٹ کا ایگزام بھی کوالیفائی نہیں کیا تھا، ان علاقوں میں اب 4-4 5-5 ڈاکٹرز بن گئے ہیں، وہ لوگ اچھی جاب کر رہے ہیں، اپنے علاقوں میں کلینک کھول رہے ہیں۔ تو تعلیمی بیداری آئی ہے ان علاقوں میں مولانا بدرالدین اجمل کی وجہ سے۔ اور آج جب یہاں کے مسلمانوں پر آفت آئی ہے، مسلمانوں پر مصیبت آئی ہے، 32,000 لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، تب بھی مولانا بدرالدین اجمل کی طرف سے ہر طرح کی ان کو مدد دی جا رہی ہے، ان کی پارٹی کے ورکرز میدان میں موجود ہے۔ دوسری طرف اسی 2024 کے لوک سبھا چناؤ میں وہاں جس شخص کو وہاں کا MP بنایا گیا، جو چناؤ جیت کر آیا ہے، جس کا نام ہے رقیب الحسن، وہ گراؤنڈ پر کہیں بھی موجود نہیں ہے، اس کا ایک اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آ رہا ہے، وہ جنتا کے بیچ نہیں جا رہا ہے، لاپتہ MP کے پوسٹر اسم میں لگائے جا رہے ہیں۔ اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو آپ جا کر دیکھ لیجئے، میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے ٹویٹر پر جائیے، فیس بک پر جائیے، ایک بھی پوسٹ نہیں ملے گی، ایک بھی اسٹیٹمنٹ نہیں ملے گا۔ چناؤ کا جب موسم تھا تو لگاتار اس کی ریلیاں ہو رہی تھی، کبھی وہ بندہ ناؤ پر چڑھ کر جا رہا ہے، باڑھ کے علاقوں میں جا رہا ہے، دھبری ندی میں ادھر سے ادھر کا سفر کر رہا ہے، ووٹرز کو للچا رہا ہے، لبھا رہا ہے، اور کمپین کیا گیا راہل گاندھی کے ذریعے، پرینکا گاندھی کے ذریعے، کانگریس کے تمام نیتاؤں کے ذریعے کہ بدرالدین اجمل کی وجہ سے BJP مضبوط ہو رہی ہے، بدرالدین اجمل BJP کو فائدہ پہنچاتے ہیں، بدرالدین اجمل BJP سے ملے ہوئے ہیں، BJP اور AIUDF سکے کے 2 رخ ہیں، یہ راہل گاندھی تک کا اسٹیٹمنٹ تھا۔ لیکن آج اسم کے مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اسم کو دنیا کا دوسرا میانمار بنایا جا رہا ہے، تو راہل گاندھی چپ، پرینکا گاندھی چپ، ان کا لوکل MP چپ،
कोई भी आवाज़ कहीं से नहीं उठ रही है। अफसोस की बात यह है कि रकीब उल हसन को प्रमोट करते हुए रवीश कुमार और इस तरह के बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने भी वीडियो बनाई थी। मौलाना बदरुद्दीन अजमल और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक निगेटिव प्रोपेगेंडा इन लोगों ने किया था कि मुसलमानों का पॉलिटिकल वजूद असम में नहीं होना चाहिए क्योंकि मुसलमानों के लिए ख़तरा है। लेकिन आज जब मुश्किल हालात सामने आए हैं तो सब भी चुप खामोश कि क्यों कांग्रेस यहाँ के मुसलमानों के लिए आवाज़ नहीं उठा रही है, क्यों लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, फाइनल एनआरसी की लिस्ट को क्यों अब वहाँ की सरकार मोतबर नहीं मानी जा रही है। और जो वीडियोज़ असम से आती है मोबाइल पर व्हाट्सएप पर बेहद डरावनी होती है। किसी भी गाँव में पुलिस बुलडोज़र लेकर जाती है, घरों को बुलडोज़ कर देती है। एक दिन में 1,000 फैमिली के घरों को डेमोलिश कर दिया गया है। और ये जो सिलसिला अभी तक जारी है, जो मैंने कहा कि 7,000 बीघा ज़मीन को खाली कराया जा रहा है, इसमें 2-3 डिस्ट्रिक्ट असम में बन सकते हैं। इतनी बड़ी यानी 15 लाख की पॉपुलेशन को बेघर करने का पूरा प्लान हो चुका है। और ये जो डेटा है 32,000 का, ये ऑफिशियल अनऑफिशियल डेटा इससे बहुत बड़ा हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। लेकिन ये जो मामला है कि असम को दूसरा म्यांमार बनाया जा रहा है, बहुत सीरियस हो चुका है। और देश के नेताओं को, उम्मत को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसको सीरियस लेना होगा, सोचना होगा। पिछले दिनों मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के नुमाइंदों ने दिल्ली आकर दिल्ली में मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टी के एमपीज़ से मुलाकात की थी। मनोज कुमार झा जो आरजेडी के एमपी है, संजय कुमार जो आम आदमी पार्टी का राज्यसभा एमपी है, मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी जो समाजवादी पार्टी के एमपी है। और इन एमपीज़ से आकर के इन लोगों ने यही कहा कि आप असम का दौरा कीजिए, जायज़ा लीजिए कि किस तरह वहाँ के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। उसके अलावा आप पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाइए, बोलिए कि असम में बग़ैर किसी नोटिस के बुलडोज़र की कार्रवाई की जा रही है, बेघर किया जा रहा है। उसके अलावा और भी नेताओं से लोगों ने मुलाकात की, लेकिन पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे पर आवाज़ नहीं उठ सकी क्योंकि पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टी बिहार के SIR के मुद्दे को उठा रही है, या फिर वोट चोरी का जो मामला है राहुल गांधी ने जिसको बेनकाब किया है उसको इशू बनाया जा रहा है। ये सही है, दोनों अहम इशू है। लेकिन असम का जो इशू है ये भी बहुत बड़ा मसला है, इस पर भी आवाज़ उठनी चाहिए। लेकिन अलमिया यह है कि कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। एक शख्स था बदरुद्दीन अजमल जो आवाज़ उठाता था, लेकिन असम के लोगों ने इनको पार्लियामेंट से बाहर कर दिया। और जिसको इन्होंने पार्लियामेंट में अपना रिप्रेजेंटेटिव और नुमाइंदा बनाकर भेजा है रकीब उल हसन, आज तक असम की जनता ने, लोगों ने रकीब उल हसन को पार्लियामेंट में कुछ बोलते हुए सुना ही नहीं है। न पार्लियामेंट में कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, न कुछ एहतजाज हो रहा है। आपकी क्या राय है, असम की क्या सूरत हाल और सिचुएशन है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। फिर मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। यहाँ एक QR कोड दिख रहा है, इसको स्कैन कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है उस पर क्लिक कीजिए, मिल्लत टाइम्स का पेज खुलेगा और प्रोसेस को फॉलो कीजिए। मैं इसलिए आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मीडिया आपकी आज के दौर में सबसे बड़ी ज़रूरत है। और मिल्लत टाइम्स की 2 वेबसाइट बंद पड़ी है, जिन दोनों को हमें दोबारा रन करना है, चलाना है। और इसके लिए मेंबरशिप आप लेंगे तभी ये काम आगे बढ़ सकेगा। सिर्फ 99 रुपये का मेंबरशिप प्लान हमने आप लोगों के लिए रखा है ताकि ज़्यादा बड़ा प्लान ना हो, आपको किसी तरह की कोई दुश्वारी ना हो। तो प्लीज़ मेंबरशिप ले लीजिए। अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से भी अपील कीजिए को भी मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।